हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, सुबह हो चुकी है और सुबह हमें क्या करना है। लास्ट वीडियो में हमने फूड साइंस के बारे में पढ़ा था और आजकल हम लोग फूड साइंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे जून हम लोग फूड साइंस ही पढ़ेंगे। तो चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जग जाइए बिल्कुल सब लोग। आज का जो नाश्ता है वो थोड़ा सा हेल्दी नहीं है। ये बिस्किट और ये कुकीज़ वगैरह जो है हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, बच्चों को हम बहका सकते हैं, दे करके बहकाते ही होंगे आप लोग अपने घर में बच्चों को। और चाय भी बहुत स्वादिष्ट तो नहीं है, जल्दी में बनाई है ना, इसलिए अच्छी नहीं है। चलिए फिर, सुबह हो चुकी है और हम लोग डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने जितना डिस्कस किया था उसके आगे वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो आप लोगों से मेरा एक है, मतलब एक एडवर्टाइज़ बोल रही हूँ, एक एडवाइस है आप लोगों से, मतलब सजेशन है, एडवाइस नहीं है, कि आप लोग जो है अपने खुद के नोट्स बनाइए। अगर इससे पढ़ के आपको समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट सेल्फ नोट्स बनाने से क्या होता है ना कि आपको खुद से एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने किस तरीके से और किस उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल ड्रेजिंग तक पढ़ लिया था। ये ड्रेजिंग आपका था, जिसमें क्या होता है, महीन सूखे पाउडर में लपेट कर पकाया जाता है। इसके बाद है हमारा ब्रेडिंग। ब्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इसमें 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ को कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने आलू की टिक्की बनाई तो उसको क्या करेंगे, सूखे आटे से गुजारेंगे। उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, अंडे के घोल में लपेट देंगे। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है ब्रेड का जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, ब्रेड का जो चूरा होता है उसमें लपेट करके फिर इसको यूज़ करते हैं। चाहे उसको बेक करें, चाहे उसको तलें, जैसा उनको बनाना हो। फिर है आपका बैटरिंग। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ को बैटर में डुबोकर पकाया जाता है। बैटर मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे बेसन का घोल बनाते हैं उससे। प्रायः बैटर बनाने हेतु बेसन, राइस फ्लोर का यूज़ किया जाता है। आलू की टिक्की बनाते हैं ना, जो उसमें बेसन घोलते हैं और उसमें आलू की टिक्की डुबो करके फिर उसको हम तल देते हैं। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, कोटिंग की प्रक्रिया से होता क्या है, कोटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें थी तीनों, ड्रेजिंग आपका और ये आपका ब्रेडिंग और बैटरिंग। तो इन तीनों का एडवांटेज क्या है कि कोटिंग की प्रक्रिया से खाद्य पदार्थ का रंग और स्वाद अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। पकौड़े बनाने पर खाद्य पदार्थ अधिक वसा व तेल अवशोषित नहीं होने पाता है। जैसे अगर हम डायरेक्ट आलू की टिक्की फ्राई करें तो वो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करता है, बट अगर हमने हल्का सा बेसन या आटे का घोल उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया है तो क्या होगा कि थोड़ा सा कम होता है, कम मतलब ऑयली होएगा। इसके बाद आपका फूड प्रोडक्ट में पर्याप्त नमी भी बनी रहती है। कोटिंग के द्वारा कई खाद्य पदार्थों को आपस में बांधने में सहायता मिलती है। अब आपने बेसन को आलू के ऊपर चढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है बेसन ने आलू को अपने अंदर बाइंड कर लिया। अब इसमें हानियाँ क्या हैं, अगर क्या बोलते हैं, ड्रेजिंग में लपेटी गई सामग्री को अगर अधिक देर तक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो मुलायम होकर के फट सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी हम आलू की टिक्की बनाते हैं तो वो जल्दी फूट जाती है, तेल में बिल्कुल फैल जाती है। इसके बाद है हमारा ब्लॉन्चिंग। ब्लॉन्चिंग ऐसी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो भी खाद्य पदार्थ है, जैसे मान लीजिए आपका कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, और क्या कहते हैं, इसी तरीके से हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं आपकी तो उनको क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और उसमें सब्जियों को थोड़ी देर के लिए डाल देते हैं, फिर उसको निकाल लिया जाता है। इसी प्रोसेस को ब्लॉन्चिंग बोलते हैं। सीधी सी बात देखिए लिखी हुई कि फूड प्रोडक्ट को गर्म पानी में डालकर तुरंत ठंडे पानी से धुल दिया जाता है। जब हम उसको गर्म पानी से बाहर निकालते हैं तो फिर उसको हम धुल देते हैं। जैसे क्या किया जाता है, प्रायः इसमें क्या होता है कि 66 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान का यूज़ किया जाता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी बॉयल हो जाता है, तो उतना नहीं होना है, कम ही रहेगा। इससे क्या होता है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके एंजाइम वो निष्क्रिय हो जाते हैं और उन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है। इसमें होता क्या है कि जैसे ब्लॉन्च करके हम घर में तुरंत भी खाद्य पदार्थ को पका के खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गोभी की सब्जी बनानी है तो हम क्या करते हैं, मार्केट से जो गोभी लाते हैं आप, उसको हमें ब्लॉन्च करके ही खाना चाहिए, क्योंकि गोभी में आप देखते होंगे कीड़े होते हैं और कुछ मतलब उसमें गंदगी है, धूल है, या कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे शरीर के लिए मतलब अच्छा नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपने पानी को हल्का सा गुनगुना किया, मतलब थोड़ा गुनगुना से ज़्यादा, ठीक है, बॉयल नहीं होना है, गुनगुना से ज़्यादा और बॉयल से कम, उतना टेम्परेचर रखना है पानी का। और गोभी को, या आपका जो क्या बोलते हैं, गोभी मतलब वही फूल गोभी, या आपकी पत्ते वाली गोभी हो गई, या आपका बथुआ हो गया, या आपकी पालक हो गई, चौलाई हो गई, हरी धनिया की पत्ती हो गई, इन सारी चीज़ों को हमें इससे धुलना होता है, आप ये कह सकते हो। तो हम गोभी को क्या करते हैं, उस पानी में डालेंगे, 5 मिनट उसको निकालेंगे, 5 मिनट बाद उसको निकाल करके ठंडे पानी से धुल के देन आप गोभी की
जो है यूज़ करेंगे सब्जी बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, या उसको स्टोर करने के लिए। हम देखते हैं ना कि नॉर्मल मौसम में क्या मतलब ठंडियों में हम करते हैं ना कि गोभी को इस तरीके से काट लेते हैं, फिर उसको सुखा के स्टोर कर देते हैं। तो जब हम स्टोर करें या हम उसका तुरंत सब्जी बनाने जा रहे हैं गोभी की, तो दोनों टाइम में हमें पहले उसको ब्लॉन्च कर लेना चाहिए। और हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें तो बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया, आप कह सकते हो कि जर्म्स होते हैं, तो हमें हमेशा उसको गुनगुने पानी से धो करके तभी सब्जियां बनानी चाहिए। आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, गोभी का एक कीड़ा है वो माइंड में चला गया, बहुत तरह का सुना होगा, देखा होगा, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि गोभी का जो कीड़ा होता है, आप देखो बहुत ही ध्यान से देखने पर दिखता है, क्योंकि वो सेम कलर का होता है, जैसी गोभी वैसा ही उसका कीड़ा। तो इस वजह से ब्लॉन्च हमें, अगर हम डेली आप जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें भी ब्लॉन्चिंग का प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है। प्राय होता क्या है, टमाटर हो गया, कैरेट हो गया, मतलब आपका जो गाजर है, आलमंड्स, इसके बाद बीन्स जो होती हैं, सब्जियां और फलों को ब्लॉन्च किया जाता है जब स्टोर करना होता है बड़े लेवल पे, या आप छोटे लेवल पे भी कर रहे हैं। अब नॉर्मली हम टमाटर तो नहीं स्टोर कर सकते अपने घर में, ना हम करते हैं फ्रिज में स्टोर करते हैं। ये ब्लॉन्चिंग की प्रक्रिया उसमें होती है जब बड़े बड़े लेवल पर जो होती हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह जहाँ पे किए जाते हैं, वहाँ पर जो है ब्लॉन्च करके किया जाता है। और अगर आप घर में भी अपने ये इन सब चीज़ों को, मेथी का पत्ता हो गया और ये गोभी हो गया, इन सब चीज़ों को करते हैं स्टोर हम लोग, तो अगर आपको करना है तो ब्लॉन्च की प्रक्रिया के बाद ही आपको करना चाहिए। देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल देखिए उबल नहीं रहा, उबलने से थोड़ा कम ही है, लेकिन पानी गर्म है, आपको देख के पता चल रहा होगा। इसका एडवांटेज क्या है, आसानी से छिलके हटाए जा सकते हैं। ठीक है, जो छिलके हैं वो आराम से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ है वो हल्का सा गर्म हो चुका है। इसके बाद केनिंग एवं फ्रीजिंग के लिए वेजिटेबल को ब्लॉन्च किया जाता है। तो सब्जियों को, इसमें केनिंग एक प्रक्रिया होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और फ्रीजिंग मतलब जमा दिया जाता है। केनिंग भी एक स्टोर करने का, खाद्य पदार्थ को स्टोर करने का तरीका है। इसमें खाद्य पदार्थ को बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में जो है बंद कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है एक तरीके से, और उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर चैम्बर में उससे गुजारा जाता है, फिर उसको स्टोर करते हैं। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे केन फूड कौन कौन से, उसमें कौन कौन से फूड जो है स्टोर किए जाते हैं। सब्जियों के ऊपर जो भी जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल को ख़राब होने वाले एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि गजर टेम्परेचर जब राइज होगा गर्म पानी के थ्रू, तो बैक्टीरिया वगैरह भी नष्ट हो जाएंगे, और जो उसमें अनडिजायरेबल एंजाइम्स है वो भी निष्क्रिय हो जाएंगे। ब्लॉन्चिंग की क्रिया से फ्रूट एंड वेजिटेबल का रंग अच्छा हो जाता है। आप ये चीज़ खुद से करके देखना कि गोभी को ठंडे पानी से धुलना कभी, फिर इस तरीके से धुलना, जैसे मैंने भी बताया ब्लॉन्च वाला। तो आप देखना गोभी का जो कलर है बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएगा, बहुत चमक आ जाएगी उसमें। ऐसे आप हरी पत्ते सब्जियों को भी धो करके ट्राई कर सकते हैं। जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसको आप अपने किचन में ट्राई करिए, है ना, तो आपको खुद से समझ आ जाएगा। और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आजकल देखिए बिना बताए और बिना वजह की इतनी सारी डिजीज़ वगैरह हो रही हैं, तो उस वजह से क्या है कि हम अवेयर हो करके अपने कम से कम जो चीज़ हमारे हाथ में, उनको तो हम मतलब उनसे थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं खुद को। इसके बाद है हमारा मैरिनेट करना। मैरिनेटिंग आपने शायद सुना ही होगा, पता ही होगा। मैरिनेट में क्या होता है, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है, पनीर है मान लीजिए, आप जो है पनीर कोरमा बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, दही और मसालों के साथ उसको, पनीर को थोड़ा सा ड्राई, मतलब उसमें थोड़ी दही डालेंगे, थोड़े मसाले डालेंगे, और पनीर को उसमें मैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा लपेट के रख देंगे। तो उसी को जो लपेटते हैं उसी को मैरिनेट करना बोलते हैं। इसमें देखिए होता क्या, खाद्य पदार्थ में मैरिनेटिंग क्यों की जाती है, देखो स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, और या फिर दोनों, और इसमें क्या होता है मुलायम करने के लिए भी किया जाता है। जैसे नॉनवेज वगैरह में अगर कभी मैरिनेट करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि उसमें नमक और मसाले मिला दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मीट होता है उसके जो टिश्यूज़ होते हैं थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, तो पकाने में आसानी होती है। मैरिनेट एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो कि तेल, मसाले और अम्ल आदि से बना होता है। ठीक है, अब मैरिनेट करने के लिए आप खुद से भी कोई भी मतलब एक तरीके का आप तैयार कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको दही से मैरिनेट करना है, तो आपने दही ले लिया, आपने उसमें हल्का नमक मिला लिया, मसाले मिला लिए, या खड़े मसाले मिला लीजिए, एज योर विश, जैसे आपको बनाना हो जिस तरीके का। फल, सब्जियां तथा मांस पदार्थ में विभिन्न स्वाद लाने हेतु मैरिनेटिंग की प्रक्रिया की जाती है। दही का स्वाद लाना है तो हम दही मिक्स कर देंगे, गरम मसाले का लाना है तो वो कर देंगे, बेसन वाला स्वाद चाहिए तो बेसन आप लपेट देंगे, और या फिर अरारोट से वो करना है मैरिनेट तो आप अरारोट से कर देंगे। तो तरह तरह के डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं। मीट को मैरिनेट करने हेतु स्वाद बढ़ाने वाले मसाले व तेल को मिलाकर मैरिनेट किया जाता है। मैंने बताया ना, मीट को उसमें गरम मसाले और तेल वगैरह मिला करके किया जाता है। और इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि कुछ जो क्या कहते हैं, मीट को मैरिनेट करने हेतु स्वाद बढ़ाने वाले मसाले और तेल को मिलाकर मैरिनेट किया जाता है, वही वाली बात। कुछ सब्जियां सामान्यतः बैगन, प्याज, मूली, करेला आदि, इसको भी मैरिनेट किया जाता है। देखो ना, जैसे कभी क्या कहते हैं मूली वगैरह का अचार बनता है तो उसको भी रख देते हैं, और करेले का होता है तो उसमें भी हम कर देते हैं। एक सेकेंड,
हाँ, इसके बाद क्या है, तेल डालने से मीट का प्राकृतिक गुण या नमी बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। और एसिड डालने से मांस के संयोजी ऊतक मुलायम पड़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मान लीजिए आपने उसमें कुछ मिला दिया, ऐसा पदार्थ जैसे नमक मिला दिया, या आपने कोई भी उसमें ऐसा कुछ अम्लीय पदार्थ मिला दिया, तो उससे क्या होता है, उसके जो टिश्यूज़ होंगे वो ढीले पड़ जाएंगे, मतलब कि जो आपका मीट है वो सॉफ्ट हो जाएगा। जब सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको पकाने में मस्त मज़ा आएगा। ऐसे देखिए, इस तरीके से मैरिनेट करते हैं। ये मसाले देखिए आपको दिख ही रहे होंगे, इस तरीके से भी करते हैं, हाथ से भी आप कर सकते हैं। ऐसे जैसे नींबू और मिर्च डाल के, देखिए काली मिर्च डाल के ये मैरिनेट किया जा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि आलू सेब में भूरापन क्रिया को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही बात। जैसे आलू और सेब ये सब भूरा हो जाता है, तो अगर हम उसमें नमक या कोई ऐसी चीज़ मिला करके रख दें तो जो भूरापन काला काला हो जाता है ना, वो चीज़ नहीं होगी। खाद्य पदार्थ की संरचना अच्छी हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छा ही हो जाएगा, बिल्कुल। प्याज काटने के बाद आँखों में इरिटेशन नहीं होती है ना। अब इसकी हानियाँ क्या हैं कि जल में घुलनशील पोषक तत्व मैरिनेट में घुलकर नष्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि आपको दही में मैरिनेट करना है, लेकिन फिर वो दही उसमें नहीं डालनी है, तो जाहिर सी बात है जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स से वो निकल गए, उसको दही आपने उठा के फेंक दिया। इसके बाद है आपका जर्मिनेशन, मतलब कि अंकुरण। जो आप घर में रोज़ चना भिगोते हैं, रात को खाते हैं, सुबह उठ करके स्प्राउट्स बनाते हैं ना हम, तो इसमें क्या होता है, दालों को अंकुरित करके सलाद एवं करी बनाने में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सलाद भी बनता है, करी वगैरह भी बनाई जाती है, और अनाजों को भी अंकुरित करके यूज़ करते हैं, सीधी सी बात है। अंकुरण से बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि पाचनशीलता, मतलब डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ के जटिल तत्व होते हैं, मतलब कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सरल तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, देखिए मैंने बताया ना कि जितने भी अनाज होते हैं उसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको, अब अगर हमने खाद्य पदार्थ को पका दिया, जितने भी अनाज हैं, अगर आपने उसको पका दिया तो स्टार्च फूल जाता है, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जब आपने उसको पानी में भिगोया हुआ है, तब भी तो आप देखते होगे ना कि वो थोड़ा खाने में सॉफ्ट हो जाता है। जैसे कच्चा चना आप खाओ तो वो कितना हार्ड होता है, लेकिन अगर आप उसको भिगो करके खाओ तो सुबह हम उसको कड़ा होता है फिर भी हो, लेकिन उसको तब भी आप सुबह आराम से च्यू कर सकते हैं। तो होता क्या है कि गर्म पानी में तो नहीं, हम उसको नॉर्मल पानी में भिगोते हैं, तो वो होता क्या है कि जो स्टार्च होता है आपका अनाजों और दालों का, वो अमाइलेज में चेंज हो जाता है। अमाइलेज एक तरीके का आपका जो है कार्बोहाइड्रेट है, कह सकते हो कि वो क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, हाँ, अनाज जो है आपका जो स्टार्च है वो अमाइलेज में चेंज हो जाता है, सो दैट हमको खाने में क्या होता है, सॉफ्ट लगने लगता है। इसके बाद इसमें जो गैस उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पकाने में टाइम कम लगता है, ये यहाँ पर टी फॉर टाइम हो गया है, आप लोग थोड़ा देखिएगा, टी फॉर टाइम हो गया। पकाने में टाइम कम लगता है क्योंकि सामान्यतः जो सीरियल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब आपने चने को भिगो दिया तो खाने में वो इतना हम उसको नॉर्मल बिना पकाए भी खा सकते हैं, तो आप सोचो अगर उसको पका देंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। घुलनशील विटामिन सी और बी की मात्रा बढ़ जाती है, बिल्कुल। अनाज जो होते हैं और दाल होते हैं छिलके के साथ हटाए भी जा सकते हैं, ये भी आपको एक कह सकते हो कि भिगोने से हम छिलकों को हटा भी सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से हम स्प्राउट्स करके खाते हैं ना। इसके बाद इसमें क्या होता है, स्टार्च की जो थिकनिंग पावर होती है वो भी कम हो जाती है, अगर हम उसको मतलब जो उसमें चिपचिपाहट होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है अगर हम उसको भिगो देते हैं तो। प्रोटीन और अमाइनो अम्ल की उपलब्धता बढ़ जाती है, मतलब कि प्रोटीन जो अमाइनो एसिड में टूटता है उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा फर्मेंटेशन आपने देखा होगा कि आपने जो है क्या किया होगा, क्या कहते हैं, डोसा बनाते होंगे, इडली बनाते होंगे, वही चीज़ है फर्मेंटेशन। इसमें होता क्या है कि खमीरीकरण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ के जो जटिल तत्व होते हैं वो एंजाइम और बैक्टीरिया द्वारा सरल तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। वही जैसे हमने जर्मिनेशन में पढ़ा, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स चीज जहाँ दाल और चावल का डोसा बनता है तो उसको आपने भिगोया, फिर आपने उसको पीसा, ग्राइंड किया, तो वो क्या होता है आपस में मिलके, जब इसके बाद फिर उसमें फर्मेंटेशन के लिए हम उसको 8-10 घंटे रख देते हैं, तो उस टाइम होता क्या, उसमें बैक्टीरिया और एंजाइम्स की सहायता से क्या होता है कि जो उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। इसमें होता क्या, खमीरी का जो मतलब फर्मेंटेड फूड होते हैं वो अत्यधिक पौष्टिक माने जाते हैं, ठीक है। प्रायः क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं इसमें 2 सीरियल्स को मिला करके फूड प्रोडक्ट बनाया जाता है। ऐसे आप चपाती खाते हैं तो सिर्फ हम आटे की खा सकते हैं, जैसे सिर्फ गेहूं की चपाती खा रहे हैं, लेकिन वही आप अगर डोसा खा रहे हैं तो आप सोचिए उसमें दाल भी मिला हुआ है, उसमें चावल भी मिला हुआ है, अगर आपने उसके अंदर कुछ स्टफिंग कर दी है आलू की या पनीर की या ग्रीन वेजीज की, तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया और आपका एक ही डिश में कई सारे न्यूट्रिएंट्स आपने अपने अंदर अपने अंदर कर दिए, खा लिया आपने। इससे क्या होता है, फर्मेंटेड फूड में प्रायः क्या बनता है, इडली बनता है, डोसा बनता है, ब्रेड होता है, वो भी फर्मेंट करके बनाया जाता है, और जो आपका ढोकला होता है, ये सारी चीज़ें फर्मेंट करके ही बनाई जाती हैं। इसके बाद क्या है कि अब इसमें एडवांटेज क्या है आपका, कि
कि स्वाद और संरचना अच्छी हो जाती है। सबके एडवांटेज मतलब एक ही साथ, मतलब नियर अबाउट एक ही रहेंगे, आप कह सकते हो। प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, जिससे अमीनो अम्ल की उपलब्धता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो जो अमीनो एसिड होगा वो भी, उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद बैक्टीरिया एवं यीस्ट द्वारा कुछ प्रकार के बी विटामिन संश्लेषित होकर उपलब्ध हो जाते हैं। होता क्या है कि जो फर्मेंटेड फूड होता है उसमें जो बैक्टीरिया और यीस्ट की वजह से फर्मेंट होता है वो, तो उससे क्या होता है, वो फर्मेंट के मतलब जैसे जो खमीर होता है उसमें बी विटामिन पाए जाते हैं। तो इसी वजह से जब ये फूड आपका फर्मेंट हो गया तो जाहिर सी बात है बी विटामिन आपका बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा। खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे देखो, आप कह सकते हो कि हम डोसे का बैटर रख सकते हैं आराम से 1-2 दिन। इसके बाद जैसे आपका दूध से हम लोग दही बना देते हैं तो उसको भी हम 1 से 2 दिन रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका है खमीरी के खाद्य पदार्थ आसानी से पच जाते हैं। बिल्कुल पच क्यों जाते हैं? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो गया है। डिसएडवांटेज क्या है? कभी कभी अवांछित पदार्थ वृद्धि कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे डोसे का बैटर अगर 2 से 3 मतलब 2 दिन या 2.5 दिन रख दिया आपने, तो आप देखते हो कि अजीब सा उसमें स्मेल आता है, फिर हमें उसको फेंकना पड़ता है। और अगर ज़्यादा देर आपने कर लिया तो उसको फेंकना पड़ेगा। और खाद्य पदार्थ की अम्लीयता बढ़ जाती है, जाहिर एसिडिक हो जाता है, वो बिल्कुल खट्टा लगने लग जाता है, तो वो तो हमारे लिए फिर अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके बाद है आपका ग्राइंडिंग। पकाने से पहले कुछ मसालों व दालों को पीस लिया जाता है, जिससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जैसे कुछ मसाले होते हैं, जब हम छोला बनाते हैं या हम कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो आप देखते हो खड़े मसालों को हम रोस्ट करते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं। दालों को भी पीसते हैं, दाल का हलवा और दुनिया भर की चीज़ें जो भी बनती हैं, तो उससे होता क्या है, विटामिन सी कुछ मात्रा में नष्ट हो जाता है। इसके बाद है हमारा सुखाना। खाद्य पदार्थ को यूज़ करने से पहले सुखाया जाता है। जैसे मसालों व अचारों को सुखा लिया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, आप सोचो ना, खुद ही सोचो, इसमें क्या, इसमें कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं ना। आप खुद ही सोचो, अचार बनाती है मम्मी घर में, तो अभी देखो अचार का सीज़न आने वाला, आप लोग भी अचार बना के ट्राई करना। तो ट्राई करोगे तो याद हो जाएगा ना कि अच्छा ये इस प्रोसेस से बन रहा है। अचार को काटते हैं आम का, उसको फिर सुखा देते हैं। तो अगर आपसे वो क्यों सुखाते हैं? ताकि वो लंबे टाइम तक बना रहे, क्योंकि जब उसमें नमी नहीं रहेगी तो आप उसको एक फिक्स टाइम तक या लॉन्ग टर्म तक आप इसको स्टोर रख सकते हैं। मसालों को भी देखते हो हम, धनिया और हल्दी ये सब जब उसको ग्राइंड करवाते हैं तो हम कहते हैं थोड़ी इसको धूप दिखा दो। गेहूँ को अगर आप स्टोर करते हैं, धूप दिखा दो। दाल को स्टोर करते हैं, धूप दिखा दो। इन सबसे चीज़ें क्या होती हैं कि नमी उसमें से ख़त्म करना एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि उसमें से नमी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है उसमें फफूंद वगैरह नहीं लगेगा। इसके बाद फिल्टरिंग। इसके बाद है हमारा फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या है? ये प्रक्रिया सामान्यतः धूल, मिट्टी, कण ये सब निकालने हेतु की जाती है। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा गेहूं को छानते हैं, मिट्टी विट्टी निकल जाती है उसमें से। कभी कभी खाद्य पदार्थ से नमी निकालने हेतु भी छानने की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर ये थोड़े से वैसे फूड प्रोडक्ट की बात हो रही है, जैसे कि पनीर या कॉटेज चीज़ से वे वाटर छान कर अलग किया जाता है। जैसे हम जब पनीर छानते हैं, पनीर फाड़ते हैं आप, तो आप देखते हो ना कि पनीर का वो जो होता है सब, मतलब जो हार्ड है उसका, मतलब जो ठोस पदार्थ है, पनीर जो आपका वाइट थक्के के रूप में होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। और नीचे जो उसका पानी होता है, वाइट पानी बचता है, उसको वे वाटर बोलते हैं। वो भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उसको फेंकना नहीं चाहिए। अगर आप कभी घर में पनीर छान के बना रहे हैं, फाड़ के पनीर, तो उसको उस पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं, या आप उसको सब्जियों में डाल सकते हैं। मतलब जैसे वैसे ज़्यादातर तो ठीक रहेगा कि आटा गूंथ लिया जाए उससे, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिटिव होता है, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो उसको हम क्या करते हैं, पनीर को हम पनीर फटने के बाद हम उसको छानते ही तो हैं, तो उससे क्या होता है, पनीर अलग हो जाता है और आपका जो वे वाटर है वो अलग हो जाता है। उसी की बात हो रही है, या फिल्टर की बात, और कुछ इसमें है नहीं। इसके बाद है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग आप सभी को पता है कि जो है कुछ फूड प्रोडक्ट व्यंजन बनाने से पहले भूना जाता है। जैसे आपकी सूजी हो गई, सूजी बिल्कुल सेमोलिना जिसको बोलते हैं आप, सूजी हो गई, सिवई हो गई आपकी। इसके बाद जाहिर सी बात है मूंगफली भी हम भूनते हैं, कभी नारियल, मतलब वो चटनी वगैरह जो बनती है, और तमाम तरह की चीज़ें, चना हम भून करके खाते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं आपकी। तो इसके बाद इससे होता क्या है, इसका एडवांटेज यही है, आपका स्वाद व सुगंध अच्छी हो जाती है, कीड़े नहीं लगते और लम्फ नहीं बनते। कीड़े नहीं लगते, बिल्कुल सही बात होती है। देखो हम धूप में सुखा करके भी नमी जो है हटा सकते हैं, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसको रोस्ट करके भी उसकी नमी को हटा सकते हैं। जैसे दाल वगैरह को आप देखते होंगे ना कि गांव में पहले जब दाल वगैरह घर में बनती थी तो उसको रोस्ट कर लिया जाता था, धूप में सुखाने के बाद फिर से उसको रोस्ट कर लिया जाता था। तो उससे क्या होता था, एक बहुत अच्छा दाल में फ्लेवर भी आता था, और उससे दाल की नमी जो थोड़ी बहुत बची खुची रह गई वो भी ख़त्म हो जाती थी। आप कभी गांव जाएं और आपके वहाँ अगर दाल उगती हो, मतलब दाल का जो पेड़ होता है, अरहर का जानते हैं ना आप, अरहर की दाल में अरहर का पेड़ लगा होता है, तो वहाँ की अगर दाल अगर आपको कभी खाने को मिले तो आप ज़रूर उसका स्वाद लीजिए, आपको पक्का लगेगा कि हाँ ज़रूर यहाँ की दाल में और वहाँ की दाल में, यहाँ की दाल इन द सेंस की जो सिटी में हम लोग खाते हैं उसमें आपको स्वाद में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो बाकी चीज़ें, ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो तो चलिए आपकी ज़्यादा लंबी नहीं हुई,
और आप लोग जो है ये चीज़ थोड़ा बताते रहिए, नहीं बताना क्या है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर कोशिश करिए कि आप अपने नोट्स बनाइए, अदरवाइज़ ऐसे भी आपको समझ आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप जो है समझ तो आ ही रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, वही घर वाली ही चीज़ें हैं, आपको बस रिलेट करना है, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं होम साइंस में जो आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़े, ठीक है। कुछ इसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको आप ये सोचना कि हमें नॉलेज लेनी है, हमें पता होना चाहिए, अच्छा ऐसा भी होता है, इसके पीछे ये रीज़न है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे आप चीज़ों को तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, मज़ा भी आएगा और आपको जैसे बर्डन टाइप का नहीं लगेगा, अरे यार अभी ये भी पढ़ना है, अरे वो भी पढ़ना है। पढ़ाई को बर्डन जैसे नहीं पढ़ना, एकदम चिल होके पढ़िए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और बाकी चलिए, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे इतना देर सुने, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो रिवाइज़ करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अगर आपको लगता है कि कोई और भी है देखने के लिए। तो बाकी देखिए, आपका और हमारा काम है मेहनत करना और चीज़ों को रिवाइज़ करना, प्रॉपर अपना सिलेबस कंप्लीट करना, तो वो चीज़ हम कर ही रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें तो आपको क्या, वही वाली बात है, कर्म करते जाइए और फल की चिंता मैं ये नहीं कहूँगी कि मत करिए, करिए, फल की चिंता करते हुए कर्म को जो है थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से और इत्मीनान से और अच्छे ढंग से किया जाए, है ना, क्योंकि हमें कोशिश अच्छी करनी चाहिए, मैं बस ये कहूँगी आप लोगों को। और ये चीज़ मैं आपको फिर से कहूँगी कि देखिए, पढ़ाई करने में या कोई भी चीज़ ऐसी जो आप करना चाह रहे हैं, और मोस्टली पढ़ाई में हम कह सकते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वही वाली बात है, जीत हार की कोई बात ही नहीं है, आप या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, हारने वाली कोई इसमें बात नहीं होती। यहाँ कोई जंग का मैदान नहीं है कि हम लोग जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम सब लोग सीख रहे हैं, है ना, तो इसमें आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए और रिवीजन ज़रूर करिए, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह आप लोग बिल्कुल सॉल्व करिए। बाकी मैं थोड़ा सा भी कंटेंट हो जाए हमारा, हम लोगों का कंप्लीट, इसके बाद मैं लेकर कराऊंगी आप लोगों को, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी, LT वाला आप लोगों को GK GS वो भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा करवा दूँ, कराऊंगी मैं उसको भी, थोड़ा सा आप लोग प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो एक बेस बन जाएगा। तो चलिए, हड़बड़ाना नहीं है, कराऊंगी मैं, सब कराऊंगी, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा भरोसा भी रखिए, क्योंकि मैं भी चीज़ें सब कर रही हूँ अकेले ही, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये सब। चलिए, आज तो बहुत बोल लिया मैंने, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।